कनिका का चेहरा पीला पड़ चुका था। पापा एकटक दोनों को देखे जा रहे थे। कनिका ने हौले से पुकारा, पापा। अनिरुद्ध ने उस आदमी की तरफ देखा जिसे कनिका पापा कह रही थी, जो अनिरुद्ध को बेहद टेढ़ी नजरों से देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद पापा के पीछे पीछे माँ और दीप भी आकर खड़े हो गए। उन्हें भी अनिरुद्ध और कनिका का ऐसा ही एकटक दोनों को देखे। कनिका का चेहरा पीला पड़ चुका था। पापा एकटक दोनों को देखे जा रहे थे। कनिका ने हौले से पुकारा, पापा। अनिरुद्ध ने उस आदमी की तरफ देखा जिसे कनिका पापा कह रही थी, जो अनिरुद्ध को बेहद टेढ़ी नजरों से देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद पापा के पीछे पीछे माँ और दीप भी आकर खड़े हो गए। उन्हें भी अनिरुद्ध और कनिका का ऐसे मिलना जरा भी नहीं भा रहा था। कनिका की माँ राधा ने जैसे अपने पति के मनोभावों को पढ़ लिया। वह बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। अनिरुद्ध को कनिका के पापा का इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उनसे नजरें चुरा रहा था, जबकि पापा एकटक बस अनिरुद्ध की आंखों में देखे जा रहे थे। अब कनिका ने बातें शुरू की, पापा इनसे मिलिए, ये है मेरे बॉस मिस्टर अनिरुद्ध जायसवाल। अनिरुद्ध ने आगे हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो अंकल। पापा ने घूरते हुए नमस्ते से शुरुआत की और कहा, हाँ मैं जानता हूँ इन्हें। कनिका ने चौंकते हुए कहा, अच्छा क्या सच में? फिर उसे याद आया कि हाँ, दीप के इलाज के लिए चेक देने वाला अनिरुद्ध ही था। माहौल फिर से सीरियस हो गया। अब पापा ने कनिका से कहा, कनिका तुम जरा अंदर जाओ, मम्मी और दीप को लेकर मुझे तुम्हारे बॉस से कुछ बातें करनी है। कनिका डर गई, कहीं पापा अनिरुद्ध को कुछ सुना ना दे, लेकिन करती भी क्या। उसने पापा की बात मानी और सबको लेकर घर के अंदर आ गई। अब बाहर गाड़ी के पास केवल अनिरुद्ध और पापा खड़े थे। अनिरुद्ध को देवराज की नजरें शर्मिंदा कर रही थीं। अब पापा बोले, देखिए सर, हम मध्यम परिवार के लोग हैं। हमारे महीने भर का खर्च आपके एक महीने के पेट्रोल के खर्च से भी कम होगा। मैं जानता हूँ कि कनिका के लिए ये जॉब बहुत जरूरी है, लेकिन आप मुझे माफ कीजिएगा, कल से कनिका आपके ऑफिस नहीं आ पाएगी। अनिरुद्ध, अंकल जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पापा, क्या सच है और क्या झूठ ये तो हमें नहीं पता, पर यही सही होगा कि मेरी भोली सी बच्ची बड़े बड़े ख्वाब देखने से पहले ही वास्तविकता के धरातल पर आ जाए। आपकी चकाचौंध की दुनिया से उसे दूर होने में दुख तो होगा, क्योंकि वह उड़ान भरने को तैयार है, लेकिन उसे पता नहीं कि ये दुनिया ऊपर से जितनी अच्छी दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली है। उसे समझ नहीं है लोगों के व्यवहार की। बड़ी मासूम और भोली है। मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने लिए कोई और एम्प्लाई तलाश कर लें। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। उनके संवाद सुनकर अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जोरों से प्रहार किया हो और वो वहीं टूट टूट कर बिखर गया हो। उसकी आंखों में आंसू पलकों से गिरने को तैयार थे। वह बस कार में बैठा और चुपचाप घर की तरफ निकल गया। कौन कहता है कि मर्द रोते नहीं? कौन कहता है कि उनके अंदर जज्बात नहीं? देखो, आज अनिरुद्ध रो रहा है। गाड़ी में शीशे चढ़ाकर बस वह चलता ही गया। ना जाने उसे कहाँ जाना है। शायद वह कोई ऐसी चौखट ढूंढ रहा है जहाँ से उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। वो उस परमात्मा से अपने प्यार को मांग पाए। क्या है कोई ऐसी जगह जहाँ से वो अपने प्यार को पा सकता है? दिल के अंदर ढेर सारा गुब्बार भरा है। सर पीट पीट कर रोने का दिल कर रहा है। उसने एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी रोकी। अपनी पूरी ताकत से उसने स्टीयरिंग पर जोरदार मुक्का मारा। पूरी ताकत से चिल्लाया और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। दिल तड़प रहा था। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और अनलॉक किया। वॉलपेपर पर कनिका की फोटो देखकर बातें करने लगा। अब मैं कल से तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। तुम फिर मुझसे दूर चली गई। प्लीज कनिका, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कनिका, बस मुझसे दूर ना जाओ। प्लीज मुझसे दूर ना जाओ। तुम एक ही हो जो मुझे समझती हो। मेरे पैसों के पीछे नहीं भागती। तुम वापस आ जाओ कनिका। वादा करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पर क्या तुम मेरे प्यार को महसूस कर पाती हो? मेरी फीलिंग्स को समझती हो? कुछ तो इशारा दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। लगभग 1 घंटा हो गया अनिरुद्ध को वहां रोते हुए। ना चाह कर भी उसने गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। वह जाना नहीं चाहता था, पर समय ज्यादा हो चुका था।
सोमा काका बाहर खड़े होकर अनिरुद्ध का इंतजार कर रहे थे। अनिरुद्ध ने गाड़ी बंगले के अंदर की और कार से उतरा। उसे देखकर सोमा काका झट से पहचान गए कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। अनिरुद्ध भले ही किसी को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर ही पता चलता था जैसे वह फूट फूट कर रोया हो। चाबी को टेबल पर फेंकते हुए वह अपने रूम की तरफ आगे बढ़ा। काका ने उसे देखकर तड़प कर पूछा, क्या बात है अनी बाबा, क्या हुआ आपको? अनिरुद्ध ने खुद को संभालते हुए कहा, पापा ने दवाई खा ली क्या? सोमा काका, हाँ मैंने उन्हें दवाई खिला दी। आपके लिए खाना लगा दूं क्या? अनिरुद्ध ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं स्टडी रूम में हूँ, कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। सोमा काका बस परेशान होकर उसे देखते रहे। अनिरुद्ध को जाने की कहकर पापा सीधे घर में दाखिल हुए। उनकी शक्ल देखकर लगता था मानो वह कनिका से बेहद गुस्सा हैं। उन्हें लग रहा था कि जैसे उनकी बच्ची ने उनका भरोसा तोड़ा है। आखिर लगता भी क्यों ना, भला कौन बाप अपनी बेटी को किसी पराये मर्द की बाहों में देखना पसंद करेगा। कनिका जो अपनी मम्मी और भाई के साथ बैठी बातें कर रही थी। पापा ने जोरों से चिल्लाते हुए उसे उंगली दिखाकर कहा, कल से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। कनिका, पर पापा आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पापा ने कनिका की एक ना सुनी। वह पैर पटकते हुए वहां से चले गए। कनिका ने अपनी माँ की तरफ देखा और रोते हुए कहा, सच कहती हूँ मम्मी, हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं है। मम्मी, पर जिस तरह से वो तुम्हें देखता है उससे तुम ऐसा दर्शाती हो कि जैसे तुम दोनों प्यार में हो। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कनिका सोच में पड़ गई। क्या सच में वो अनिरुद्ध से प्यार करने लगी है? अगर ऐसा नहीं है तो वह सीधे सीधे पापा से बात क्यों नहीं कर पा रही? आखिर क्या है जो उसे रोक रहा है? माँ बोलती गई, देखो कनिका, वह हमारे स्तर का परिवार नहीं है। हम कहाँ मिडिल क्लास और कहाँ वो हाई प्रोफाइल। बहुत दिक्कत आ जाएगी बेटा। मैं तुम्हारे पापा के फैसले को स्वीकार करती हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद है मुझे। इतना कहकर मम्मी भी कनिका को उसके कमरे में छोड़कर चली गईं। कनिका अपने बिस्तर में पड़े हुए ना जाने क्या क्या बड़बड़ाए जा रही थी। ये क्या हो गया है मुझे? क्या मैं सच में अनिरुद्ध से प्यार कर बैठी हूँ या फिर ये सिर्फ मेरे मन का भ्रम है? अगर ये केवल भ्रम है तो मुझे पापा के फैसले पर इतना बुरा क्यों लग रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान जी, रास्ता दिखाइए। रात के 2 बज गए थे। सोमेश अंकल अपने बिस्तर पर आराम से सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके पैरों पर पानी की बूंदें गिरा रहा है। वह अनिरुद्ध था जो उनके पैरों को पकड़कर अपने अस्कों से भिगोए जा रहा था। अपने बच्चे को इस तरह से रोते देखकर एक बाप का दिल पिघल गया। वह सोचने लगे कि आखिर इतना ज्यादा बदलाव अनिरुद्ध में आया कैसे? वह कभी प्रायश्चित करने वाला इंसान था ही नहीं, तो आज वह अपने पापा के पैरों से लिपटकर ऐसे क्यों रोए जा रहा है? अनिरुद्ध का मन भर चुका था। अपने पापा के पैरों की आहट से उसे महसूस हो गया कि वह जाग चुके हैं। अब अनिरुद्ध बोलता चला गया, मैं जानता हूँ मेरा कोई हक नहीं है आप पर अपनी इच्छाओं को थोपने का। उसने कहा था कि मैं आपसे माफी मांगू तो वह एग्रीमेंट पर साइन कर देगी, लेकिन अब सब गड़बड़ हो गई पापा। अब वह कभी नहीं लौटेगी। उसके पापा ने कहा कि कल से वह नहीं आएगी। शायद ये मेरी ही करनी का फल है। मैंने आपको बहुत दुख दिया है पापा, मुझे माफ कर दो। सोमेश का दिल तड़प गया। अब वह उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं तो तुमसे कभी नाराज था ही नहीं। मैं तो तुम्हें प्यार की कद्र करना सिखाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मेरे और मम्मी की यादों के करीब रहो। जो प्यार का एहसास तुमसे कहीं गुम हो चुका था, उसे मैं तुम्हारे भीतर फिर से जगाना चाहता था। अनिरुद्ध ने रोते हुए कहा, कनिका मेरी जिंदगी है पापा, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। पापा, ओह अनी, मेरे बेटे, वह तुम्हारे लिए ही तो बनी है। किस्मत तुम दोनों को फिर से मिलवाएगी। बस तुम्हें खुद पर और अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए। अनिरुद्ध, पर कैसे पापा? अभी तक वह मेरे प्यार को समझ तक नहीं पाई है, तो वह कैसे मेरी बनेगी? पापा मुस्कुराए और कहने लगे, प्यार समझा नहीं जाता अनिरुद्ध, बस महसूस किया जाता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कनिका भी तुमसे उतना ही प्यार करती है। बस तुम सब्र का दामन थामे रखो, देखना सब ठीक हो जाएगा। कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। पापा की बातों ने अनिरुद्ध को सोचने पर मजबूर कर दिया था। सुबह हो चुकी थी। कनिका रात भर सोई नहीं। उसकी आंखें देखकर लगता है जैसे वह बहुत रोई हो।
मम्मी के आ जाने के बाद कनिका पर घर के काम का प्रेशर कुछ कम ही था। उसने घड़ी की तरफ देखा जो 9:30 बजा रही थी। आज मम्मी ने भी उसे उठाया नहीं था। तभी मम्मी की आवाज आई, कन्नू उठ जाओ बेटा, तुमसे मिलने तनु आई है। कनिका ने कहा, तनु इस वक्त? लेकिन तनु को जरा सा भी सब्र नहीं हो रहा था। वह कनिका से मिलने सीधे उसके रूम में पहुंच गई। उसके चेहरे पर खुशियां साफ झलक रही थीं, पर जैसे ही उसने कन्नू का चेहरा देखा उसने अपनी खुशियों को ताले में बंद कर दिया। वह आई तो चहकते हुए थी, लेकिन कनिका को मायूसी में देखकर उसने खुद को उसके रंग में ही ढाल लिया। आखिर दोस्त यही तो करते हैं, आपकी खुशी में दोगुने खुश हो जाएंगे और आपके दुख में भी दोगुने दुखी। तनु ने बिस्तर पर पड़ी कनिका के पास बैठते हुए चिंतित होकर पूछा, कन्नू क्या हुआ, क्या बात है? कनिका ने जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं है, तू बता यहाँ कैसे आना हुआ, वो भी इतनी सुबह? तनु, देख गुलाबो, तू जानती है तुझे झूठ बोलना नहीं आता। अपनी हालत तो देख, किसी को भी मालूम चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कनिका का सब्र का बांध टूट गया। वह फिर से एक बार फूट फूट कर रोने लगी। उसे देखकर तनु ने उसे गले से लगा लिया और कहा, हे कनिका, यार प्लीज ऐसे मत रो, तुझे रोते देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है। प्लीज मत रो कन्नू, क्या हुआ मुझे बता। कनिका ने सारी बातें विस्तार पूर्वक तनु को बता दी। अब तनु ने कहा, ओ मेरी भोली दोस्त, क्या तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? कनिका ने कहा, पता नहीं, लेकिन मैं उसके ही बारे में लगातार सोचती जा रही हूँ। तू सब जानती है मेरे बारे में, मुझे नहीं पता ये प्यार व्यार क्या होता है। तनु ने रोमांचित होकर कहा, अरे अरे, तूने फिल्में नहीं देखी क्या? उसमें जब हीरो हीरोइन में प्यार होता है तो यही सब तो होता है उन्हें भी। कनिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, मतलब? अब तनु ने समझाया, देख, तेरा उसको देखकर शर्माना, उसकी केयर करना, उसके पर्सनल मैटर्स में पड़ना और फिर उसकी तरफ से तुझे अपनी प्राइवेट बातें बताना, तेरी डांट को भी प्यार से सुनना, फिर तुझे सही समय पर घर छोड़ने आना, तेरी फिक्र करना, यही सब तो प्यार की शुरुआत है पगली। हाँ, लेकिन उसकी जल्दबाजी के चक्कर में सारा रायता फैल गया, क्योंकि उसने तुझे समझने का मौका ही नहीं दिया और सीधे झप्पी पा ली तो तुझे भी बुरा लगा। मैं सही कह रही हूँ ना? कनिका ने उसकी बातें गौर से सुनकर कहा, क्या सच में मुझे प्यार हो गया है? तनु ने कहा, हाँ गुलाबो, तू तो गई काम से। अब कनिका के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान तैर गई और फिर वो बोली, अब मुझे क्या करना चाहिए तनु, बताना। अब तनु ने कहा, पहले तो तुझे ये पता लगाना चाहिए कि क्या वो तुझे सच्चा वाला प्यार करता है या फिर ये सिर्फ एक आकर्षण है और कोई जल्दबाजी नहीं। अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तुझे ये सब पता लगाना होगा कनिका। पर कैसे? उसके सामने आने पर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित और शाय फील करती हूँ। तनु ने कहा, होता है ऐसा? कन्नू ने कहा, ओह, मैंने तुझे अपनी बातों में लगा दिया और तुझसे पूछा ही नहीं कि तेरी खुश होने की वजह क्या है। तनु नॉर्मल हो गई, जैसे उसे वजह पता चल गई हो। वह बोली, मेरी खुशी की वजह तू ही है। जैसा कि कल तूने अनिरुद्ध से मेरे जॉब को लेकर सिफारिश की थी, वह आज उसने एक्सेप्ट कर ली और सुबह सुबह ही मुझे कंपनी से कॉल आया था कि मैं वहां पर जॉब कर सकती हूँ। कन्नू ने कहा, मैं तेरे लिए खुश हूँ, चल फिर तू जॉब के लिए निकल। तनु ने मायूस होकर कहा, और तू क्या करेगी? कन्नू, मैं कहीं और जॉब देखूंगी, पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। तनु, कैसा काम? कन्नू, तुझे वो चेक और एग्रीमेंट अनिरुद्ध सर को देने होंगे। तनु, ए भाई, ये काम मुझसे नहीं होगा, तुझे पता है ना, मैं उसके सामने गई तो वो सबसे पहले मुझसे तेरे बारे में ही पूछेगा। मैं क्या कहूँगी? एक काम कर, पापा को बता कि हमें ये डॉक्यूमेंट और चेक वापस करने जाना है और चल मेरे साथ कंपनी तक, पापा शायद मान जाएंगे। कनिका ने फिर तनु से कहा, सच कह रही है, पापा मान जाएंगे, पर उन पैसों का क्या जो हमने कंपनी से लिए थे? तनु ने झिड़कते हुए कहा, एक साथ ही सारी हेडेक देगी क्या? उसका भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। अब चल पापा से बात करते हैं। कन्नू और तनु दोनों मिलकर बिना समय गवाए पापा के पास गईं। उन्होंने उन्हें अपनी बातें मानने पर मजबूर कर दिया। पापा ने शक भरी निगाहों से दोनों को देखा और बोला, केवल 1 घंटे, बस उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तनु ने बीच में से ही बात काट कर कहा, अरे अंकल, बस चेक और डॉक्यूमेंट देना है और वापस आ जाना है। पापा मान गए और दोनों तैयार होकर 30 मिनट बाद अपनी कंपनी पहुंच गईं। वहां जाकर कनिका को पता चला कि आज अनिरुद्ध ऑफिस नहीं आया है।
तनु ने कहा, शायद वो भी तेरी तरह रो रो कर अपना हाल बेहाल कर रहा होगा। एक काम कर, तू उनके घर चली जा और ये सामान वापस कर देना। यहाँ किसी को देगी तो 50 तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर इस बहाने तू उनके दिल का हाल भी जान लेना। कनिका का मन तो बहुत कर रहा था अनिरुद्ध से मिलने के लिए, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके सामने वह आकर फिर से कोई ऊटपटांग हरकत ना कर दे। फिर भी उसने तनु की बात मानी और घर की तरफ चल दी। लगभग 10:30 बज चुके थे। अनिरुद्ध अभी तक ऑफिस नहीं आया था। माया ने उसे न जाने कितनी बार कॉल लगाया, पर उसने एक बार भी आंसर नहीं किया था। अब माया ने बिना समय व्यर्थ किए घर पर कॉल किया। फोन सोमा काका ने उठाया। अब माया बोली, हेलो सोमा काका, अनिरुद्ध कहाँ है? काका, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। माया को फिर अनिरुद्ध के करीब आने का मौका चाहिए था, सो वो मौका मिल गया। उसने फिक्र जताते हुए कहा, ओह, आपने डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो मैं आ जाती हूँ। उससे कहिए मैं आ रही हूँ। माया ऐसे मौके हरगिज नहीं छोड़ती थी, सो 10 मिनट में वह अनिरुद्ध के घर पहुंच गई। बंगले के अंदर दाखिल होते ही वह बाहर से ही चिल्लाने लगी, अनिरुद्ध अनिरुद्ध अनिरुद्ध, कहाँ हो तुम? सोमा काका ने उसकी ओवर एक्टिंग देखकर उसके सामने आए और बोले, क्या बिटिया, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? इस घर में और भी लोग रहते हैं। माया, काका अनिरुद्ध कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। काका ने उसे एक झलक देखा और मुस्कुराते हुए बस यही कहा, अपने रूम में है, जाकर मिल लो। तब तक अंकल ने सोमा काका को आवाज लगाई, सोमा, कनिका आ गई क्या? सोमा काका ने माया को घूरते हुए जवाब दिया, नहीं मालिक, माया मैडम आई हैं। माया ने बड़ी ही टेढ़ी नजरों से काका को देखा और बिना अंकल से मिले सीधे अनिरुद्ध के कमरे की तरफ चल पड़ी। अनिरुद्ध अपने कमरे में लगे सोफे पर बैठा कनिका के बारे में सोच रहा था। रात भर वह उसके ही बारे में सोचता रहा, इसलिए अपनी नींद पूरी नहीं कर पाया। उसका सिर दर्द कर रहा था। पापा की बातों के अनुसार उसे सब्र करना चाहिए था, लेकिन कैसे? उसका दिल तो हर बार एक धड़क के साथ कनिका का नाम पुकार रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ये सब सोचकर वह अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठा था। तभी कमरे में माया दाखिल हुई। उसे देखकर अनिरुद्ध थोड़ा संभल कर बैठ गया और बोला, माया, तुम यहाँ क्यों आई हो? माया, मैंने फोन किया तुम्हें न जाने कितनी बार, तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से घर आ गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक नहीं दिख रहे। इतना कहते हुए माया उसके नजदीक जाकर सोफे पर बैठ गई। अनिरुद्ध एक जेंटलमैन था। इतना करीब बैठी माया से वह कुछ डिस्टेंस बनाने के लिए उससे तनिक दूर खिसका, लेकिन माया बड़ी ही ढिठाई दिखाते उसके और करीब आ गई और बोली, क्या हुआ डियर, तुम्हें बुखार है क्या? ये कहते हुए माया अनिरुद्ध को सर पर और गले पर और गालों पर टच करते हुए कहने लगी, ओह अनिरुद्ध, अपना ख्याल रखा करो। अनिरुद्ध को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसने माया को ऐसे खुद को छूते हुए देख उसका हाथ पकड़ा और बोला, स्टॉप इट माया, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम परेशान मत करो, जाओ, मैं कल ऑफिस आ जाऊंगा। लेकिन माया को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने अनिरुद्ध के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और उसका सर दबाते हुए बोली, अरे थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा तो हम दोनों डॉक्टर के पास जा सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे देखकर। अनिरुद्ध के लाख बार समझाने पर भी माया उसका सर दबाए जा रही थी। उधर कनिका ने दरवाजे पर दस्तक दी। सोमा काका ने जैसे ही गेट खोला देखकर बोले, बिटिया, आज तो बहुत लेट हो गई। कनिका ने कहा, काका, मैं एग्रीमेंट और चेक लौटाने आई हूँ। अनिरुद्ध सर कहाँ हैं? काका ने अपने हाथ को जोड़ दुखी होकर पूछा, पर क्यों बिटिया, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अगर हमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो अपने पिता की उम्र का समझकर माफ कर देना बिटिया। कनिका को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कहा, नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कैसे समझाऊं? बस ये समझ लीजिए कि ये मेरी मजबूरी है। तो आप बताइए अनिरुद्ध सर कहाँ हैं? काका, वह अपने कमरे में हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कनिका का दिल तड़प गया। उसने पूछा, क्या हो गया उन्हें? काका, कुछ नहीं, बस कल से तुम्हें छोड़कर वापस आए हैं तो बड़ी ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं। तब से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बस अपने कमरे में ही है, ऑफिस भी नहीं गए। कनिका समझ गई। वह बोली, अच्छा तो क्या आप उन्हें ये एग्रीमेंट और चेक दे देंगे? काका ने कहा, बेटा देखो, मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, फिर मुझे पता नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। बेहतर होगा तुम ही दे आओ। और हाँ, माया मैडम भी मिलने गई हैं उनसे अभी कुछ देर पहले ही।
कनिका ने बुझे मन से कहा, ठीक है काका। कनिका मन ही मन ये सोचती जा रही थी कि चलो कोई तो है कमरे में। ये कहते हुए वह कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाजा खुला था। माया अभी भी अनिरुद्ध के मना करने पर उसका सर दबाए जा रही थी। एक तो उसकी शॉर्ट ड्रेस, उस पर से उसकी ऊंची हिल्स देखने में वह मंजर बड़ा ही अभद्र दिखाई पड़ता था, जैसे वह अनिरुद्ध को डिसयूज करना चाह रही थी। कनिका सर झुकाए कमरे के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसने दरवाजे पर पहुंचकर अंदर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके अंदर जलन की भावना उत्पन्न हो गई थी। वह एकटक उनको देखने लगी कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। अचानक अनिरुद्ध को दरवाजे पर खड़ी कनिका दिख गई, जिसको देख उसने माया को सोफे के एक तरफ धकेला और उठकर खड़ा हो बोला, कनिका आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो। माया धक्का खाकर सोफे पर एक तरफ गिर चुकी थी। उसे खुद की बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसने नाम सुनते ही मुंह बनाया और फिर संभल कर बैठ गई। कनिका ने हिचकिचाते हुए कहा, कोई बात नहीं अनिरुद्ध सर, मैं बाद में आ जाऊंगी, प्लीज कैरी ऑन। ये सुनकर अनिरुद्ध को बहुत बुरा लगा। वह समझ गया कि माया की हरकतों को देखकर वह थोड़ी विचलित हो गई है। अब वह कनिका को समझाते हुए बोला, ओह कनिका, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। प्लीज तुम अंदर आ जाओ, बैठकर बातें करते हैं, ओके। कनिका ये बात मान गई और कमरे में लगे सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गई। अब उसने एक नज़र माया को देखा और फिर बोली, अनिरुद्ध सर, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। अनिरुद्ध, हाँ बोलो कनिका, मैं सुन रहा हूँ। कनिका को माया की मौजूदगी खटक रही थी। कनिका ने माया को एक नज़र देखा। माया ने उसे जलाने के लिए बड़ी इठलाती हुई अदाओं से अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर बोली, अनिरुद्ध चलो ना डियर, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अनिरुद्ध ने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, एक मिनट माया, मैं बात कर रहा हूँ ना, और मुझे कुछ नहीं हुआ, ओके, बिना वजह ऐसे फोर्स मत करो। अनिरुद्ध का गुस्सा देखकर माया ने कनिका को देखा, जिसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। अब माया को बेइज्जती महसूस हो रही थी। अनिरुद्ध ने उससे दो टूक बात करके उसे नजरअंदाज कर दिया। अब वह उठ खड़ी हुई और अनिरुद्ध से कहने लगी, तो ठीक है, तुम बात करो, मैं जाती हूँ। माया को ऐसा लगा शायद अनिरुद्ध उसे रोक लेगा, लेकिन अनिरुद्ध ने कहा, प्लीज। माया उसके प्लीज का मतलब समझ गई और वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में चली गई। कनिका को तनिक बुरा लगा, क्योंकि वह उसकी इंसल्ट नहीं देखना चाहती थी। उसके जाते ही अनिरुद्ध ने कनिका की तरफ रुख किया और कहने लगा, हाँ कनिका बोलो। अब कनिका ने कहा, आपने बड़ी बेरुखी से बात की माया मैडम से, उन्हें बुरा लग गया। अनिरुद्ध ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे उसे छोड़ो, तुम बताओ क्या बात कह रही थी। अब कनिका को थोड़ी घबराहट होने लगी। वह कहने लगी, मैं ये चेक और एग्रीमेंट वापस करने आई हूँ। इतना कहकर उसने चेक और एग्रीमेंट पास वाली टेबल पर रख दिया और कुछ सोचकर बोली, कल पापा की बातों का आपको बुरा तो नहीं लगाना। अनिरुद्ध कल की बात याद कर कुछ मायूस सा हो गया था। फिर बोला, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं भला क्यों बुरा मानूंगा, वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कनिका ने कहा, जी बोलिए। अनिरुद्ध ने कनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये एग्रीमेंट और ये चेक मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। कनिका, मैं कल के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। कल मैंने तुम्हें बिना तुम्हारी इजाजत के स्पर्श किया, इसलिए मैं उस वक्त ही तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन नहीं मांग पाया। वैसे मैं कभी ऐसा नहीं करता, पर तुम्हारे नजदीक आकर मेरा दिल और दिमाग दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। तुम साथ होती हो तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक एक पल हजारों वर्षों के समान लगते हैं। मेरी हरकतों से तुम्हें मेरे दिल का हाल पता चल चुका होगा कनिका। तुम्हारे पापा ने जब कहा कि कनिका कल से ऑफिस नहीं आएगी, तो मैं समझ गया कि अब तुम मुझसे दूर जा रही हो सदा के लिए। मेरे दिलो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मन तो कर रहा था जैसे ये जीवन ही समाप्त कर दूं, पर कनिका ने शर्म से आंखें झुका लीं। अनिरुद्ध कहता चला गया, कनिका सच बताओ, मुझे देखकर क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता? क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं? अनिरुद्ध ने अचानक टॉपिक बदलकर सवाल किया। कनिका इस सवाल की आशा में नहीं थी। वह दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं अनिरुद्ध सर? अनिरुद्ध, क्योंकि तुमने ही मुझे ये नया जीवन दिया है, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। कनिका, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिरुद्ध, तुम्हें पता है, आज से 5 महीने पहले तुमने जब सड़क पर बेहाल पड़े 2 आदमियों की मदद की थी, जो मौत के मुंह में जाने को थे।
कनिका ने कुछ याद किया, फिर बोली, हाँ मुझे याद है, उन दोनों आदमियों का चेहरा खून से सना हुआ था। मैंने एम्बुलेंस को संपर्क किया था और वो जल्द ही वहां पहुंच गई थी। अनिरुद्ध मुस्कुराया और वह कनिका के पास आकर जमीन पर बैठ गया। उसने कनिका के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और प्यार से बोला, ये वही हादसा था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन तुमने मुझसे वजह पूछी थी ना, तो वो वजह तुम ही हो कनिका। मैं ही वो आदमी हूँ जिसको तुमने बचाया था। कनिका ने जब ये बात सुनी तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह अनिरुद्ध को बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। अनिरुद्ध ने आंखों में प्यार भरकर कनिका को देखते हुए कहा, उस दिन मेरी जान बचाकर तुम न जाने कहाँ गायब हो गईं। डॉक्टर जब मुझे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे तब तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों में बसा हुआ था। मेरे अंदर जीने की चाहत दोगुनी हो गई थी कनिका। हॉस्पिटल में गुजरा हुआ मेरा हर एक दिन तुम्हें याद करने में बीता था। तुमसे मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा कनिका, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कहकर अनिरुद्ध हाथ पकड़कर कनिका को खींचता हुआ रूम से बाहर ले आया। कनिका बस कठपुतली की तरह उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। दोनों जल्द ही स्टडी रूम के सामने खड़े थे। कनिका को याद आया कि सोमा काका ने उसे इस रूम की तरफ जाने से मना किया था। अब अनिरुद्ध ने कनिका से कहा, शायद तुम्हें ये सब मेरा पागलपन लगे। इतना कहकर उसने रूम खोला और कनिका की तरफ इशारा करते हुए उसे अंदर जाने को कहा। कनिका का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसने कमरे में कदम रखा, वहां कोई किताब नहीं थी, बस कमरे में बड़ी बड़ी दीवारों पर कनिका के बड़े बड़े पोस्टर थे, उन पर चिपके हुए छोटे छोटे नोट्स। अब कनिका के मन में सवालों का अंबार खड़ा हो गया। वह अनिरुद्ध को बस देखे जा रही थी। अनिरुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ तुम सोच रही होगी कि क्या मेरा प्यार सच्चा है या फिर मैं तुमसे बस फ्लर्टिंग करता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ, पर ऐसा नहीं है कनिका, तुम नहीं जानती। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले तुम्हें ही खोजना शुरू किया था। तुम्हारे बारे में सारी जानकारियां निकाली, न जाने कितनी बार कोशिश की तुम्हारे नजदीक आने की, लेकिन हर बार यही सोचकर रह जाता था कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाई तो। मैं नहीं जानता था कि किस्मत हमें कुछ इस तरह मिलाएगी। हर रात जब मुझे तुम्हारी याद आती थी तो इस रूम में आकर बैठ जाया करता था, तुम्हारी फोटोज निहारता रहता था। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं भी आती तो भी मैं किसी से शादी नहीं करता और ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे गुजार देता। कनिका रो पड़ी, उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। उसको रोता देख अनिरुद्ध ने प्यार से उसके नजदीक जाकर कहा, प्लीज कनिका, ऐसे मत रो, मुझे बुरा लग रहा है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो भी कोई बात नहीं, मैं तुमसे कभी मुझे प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। कनिका चुप नहीं रही, वह बोली, आखिर कैसे कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है। मैं सोचती थी ये सिर्फ कहानियों की बातें हैं, पर अनिरुद्ध, पर ये सच है कनिका। अब अनिरुद्ध अपने दोनों घुटनों को मोड़कर जमीन पर बैठ गया और बोला, कनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मुझे भी नहीं पता क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कनिका क्या कहती, वह बहुत खुश थी कि उसे भी कोई इतना प्यार करता है। आखिर एक स्त्री के जीवन की यही तो महत्वाकांक्षा रहती है कि कोई उसे बेहद प्यार करे, सिर्फ उसी का बनकर रहे, उसी के साथ वह उसके जीवन के सफर को साझा कर सके। वह शर्माकर बोली, अनिरुद्ध सर, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसे हकलाते देखकर अनिरुद्ध उठ खड़ा हुआ और फिर जोर से अपना मुंह उठाकर, आपसे अनिरुद्ध सर नहीं कनिका, सिर्फ अनिरुद्ध कहोगी। कनिका ने प्यार से डूबी अनिरुद्ध की आंखों में देखा। उसे न जाने क्या हो गया था, वह बस उनमें खो जाना चाहती थी। अनिरुद्ध भी कनिका के करीब खड़ा उसे प्यार से देख रहा था। कनिका ने शर्म से आंखें चुराते हुए कहा, तो क्या अब से हम लवर्स हैं? अनिरुद्ध ने कहा, बिल्कुल। कनिका ये सुनकर घबरा गई और बोली, तो क्या अब आप मुझे किस करने वाले हो? अनिरुद्ध अब की बार उसके और नजदीक आ खड़ा हो गया। अपने हाथों को कनिका की कमर में डाल उसे अपनी तरफ खींचा और दोनों बेहद करीब थे। दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थीं। अपनी शरारती आंखों से देखकर अनिरुद्ध ने कहा, अगर तुम चाहती हो तो हम किस कर सकते हैं। कनिका, जो अनिरुद्ध की बाहों में बिखर जाना चाहती थी, वह थोड़ा होश में आई और अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अब आप मुझे छोड़ेंगे?
अनिरुद्ध ने कनिका को छोड़ दिया और पेट पकड़कर हंस पड़ा। उसको ऐसे हंसते देख कनिका ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया। अब अनिरुद्ध चुप हो गया, फिर प्यार से कनिका के गालों को छूते हुए बोला, तो कनिका, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बिना तुम्हारी इजाजत के मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करूंगा और तुमसे जल्दी से जल्दी शादी करूंगा। कनिका फिर शर्मा गई। अब की बार वह दौड़कर स्टडी रूम से बाहर चली गई। अनिरुद्ध वहीं खड़ा रह गया। बाहर आकर उसे अब केवल अनिरुद्ध की बातें याद थीं। चलते चलते वह कब अंकल के रूम के सामने आ गई, पता ही नहीं चला। उसे लगा कि उसे अंकल से भी मिल लेना चाहिए। अब वह अंकल के रूम में दाखिल हो गई, जहां सोमेश अंकल अपने बेड पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। कनिका ने खुशी से आवाज लगाई, अंकल कैसे हैं आप? अंकल, अरे बेटा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कनिका मुस्कुराते हुए उनके पास आई और बोली, अब कैसी है आपकी तबीयत और क्या सोचा जा रहा है मेरे बारे में? अंकल ने कहा, तबीयत पानी तो बिल्कुल ठीक है बेटा, और मैं ये सोच रहा था कि कब तुम्हारे पापा से मिलने तुम्हारे घर आऊं। कनिका ने कहा, घर? लेकिन क्यों अंकल? अंकल, अनिरुद्ध का रिश्ता लेकर तुम्हारा हाथ मांगने। कनिका ने शर्म से पलकें झुका लीं और बोली, क्या आपको सब पता है? अंकल ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा सब पता है। तुम्हारे प्यार ने अनिरुद्ध को बदल दिया और धन्यवाद मुझे मेरा पुराना अनिरुद्ध लौटाने के लिए। कनिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुप ही रही। फिर अंकल ने कहा, क्या तुम चाय पियोगी? कनिका, नहीं अंकल, बहुत समय हो गया है। पापा ने बस 1 घंटा ही बोला था, लेकिन लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय हो रहा है। वह बहुत गुस्सा करेंगे। अंकल, अच्छा बेटा तुम जाओ और अपने पापा से कहना कि हम परसों तुम्हारे घर आ रहे हैं। मैं खुद तुम्हारे पापा से तुम दोनों के बारे में बात करूंगा। कनिका खुश हो गई। वह भी अनिरुद्ध से शादी करना चाहती थी। जल्दी ही उसने अंकल से विदा ली और अपने घर की तरफ आ गई। घर का माहौल बड़ा ही सहमा सा था। कनिका की माँ समझ नहीं पा रही थी कि उनके पति इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। वह बोली, आप मिलन की बात से सहमत हो? कि उसने कनिका को कहीं और देखा। देवराज, राधा, मिलन एक निहायती शरीफ लड़का है। उसने अभी तक कभी भी झूठ नहीं बोला। उसने खुद मुझे फोन करके कहा कि कनिका किसी के बंगले के अंदर जा रही थी। अब बताओ मैं इस लड़की का क्या करूं? तुम समझ नहीं रही हो, पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमारी लड़की बिगड़ती जा रही है। राधा का मन चिंतित हो गया। वह बोली, परिस्थितियों की वजह से हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए। अब आप ही बताइए हम क्या करें? देवराज कुछ कह पाते उससे पहले ही कनिका घर का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई। पापा ने उसे देख छूटते ही सवाल किया, कहाँ गई थी? कनिका को लगा कि अभी ये सब बताने का समय नहीं है, सो उसने बड़ी आसानी से जवाब दिया, आपको बताया था ना, ऑफिस गई थी। पापा उसके पास आए और चिल्लाते हुए बोले, कितना झूठ बोलेगी कनिका? मिलन ने तुम्हें किसी जायसवाल निवास के बंगले में जाते हुए देख लिया, तो सब सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? कनिका घबरा गई। वह सोच रही थी कि ये क्या हो गया, आखिर मिलन ने उसे कैसे देख लिया। अब वह अपने पापा के पैरों में गिर गई और बोली, पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ये बात नहीं बताई। फिर कनिका ने जायसवाल निवास में काम करने की मजबूरियां और अनिरुद्ध के प्यार के बारे में पापा को बताया, जिसको सुनकर दोनों मियाँ बीवी सकते में आ गए। पापा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमसे किसने कहा था अपने बॉस से भीख मांगने को? दीप के इलाज के लिए कितने भी पैसे लगते मैं लेकर आता, मैं उसका बाप हूँ। पर तुमने ऐसा क्यों किया कनिका? एक बार अपने मम्मी पापा से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? बस अब बहुत हुआ, मैंने तय कर लिया है। परसों तुम्हारी मंगनी होने वाली है, वो भी मिलन से। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। तब तक के लिए तुम घर से कहीं नहीं जा सकती हो। जाओ अपने कमरे में। कनिका ने अपने पिता के आखिरी शब्द सुने, जिन पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह अचंभित होकर अपनी माँ को देखे जा रही थी, लेकिन क्या करती, अभी परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं थी, इसलिए चुपचाप रोती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर तनु ऑफिस तो आ गई थी, लेकिन उसका मन अपनी दोस्त कन्नू की प्रॉब्लम में उलझा हुआ था। वह सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, क्या कन्नू ने अपने दिल की बातें अनिरुद्ध से की होंगी। यही सब सोचते हुए वह अपने केबिन में बैठी कंप्यूटर स्क्रीन को निहार रही थी। दोपहर का वक्त हो चुका था, काम का बोझ भी ज्यादा था। अब तनु ने अपने बगल में रखी फाइलों को देखा और सोचा कि चलो अब थोड़ा काम किया जाए, फिर जल्दी से जल्दी जाकर सबसे पहले कन्नू से मिलूंगी। उसे थोड़ा आलस आ रहा था, इसलिए वह अपने केबिन से निकलकर
ऑफिस के कैफेटेरिया की तरफ आई और कॉफी मशीन के पास खड़ी होकर एक कप कॉफी बनाने लगी। जल्द ही कॉफी बनाकर वह पास रखे टेबल पर बैठकर कॉफी एंजॉय करने लगी। तभी उसने दीवार के पीछे से किसी की आवाजें सुनी। व्यवहारिक तौर पर तनु ऐसी लड़की नहीं थी। वह किसी की बातों को कान लगाकर नहीं सुनती थी और सुन भी लिया तो उसे नेग्लेक्ट कर दिया करती थी। लेकिन आज गौर देकर बातें सुन रही थी। क्या करती, बात ही कुछ ऐसी थी। दीवार की आड़ में खड़े होकर धनंजय और माया बातें कर रहे थे। धनंजय, आपने जो फोटो भेजी थी मैंने उसकी डिटेल्स निकलवा ली है। उसका नाम मिलन है। वह मिलन कैफे का मालिक है। लोगों को दिखाने के लिए उसने ये कैफे खोला है। वैसे तो उसका कोई और ही बिजनेस है। माया, हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसी की वजह से मैं इस मुसीबत में फंसी हूँ। वो कहता है उसके पास कोई सबूत है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती धनंजय। तुम उसका काम तमाम कराओ, चाहे कैसे भी। अगर वह सबूत पुलिस के पास पहुंच गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। धनंजय घर आया मौका गंवाना नहीं चाहता था। वह बोला, मैं ये सब कर दूंगा, पर इससे मेरा क्या फायदा होगा। माया ने ठिलाते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए। धनंजय मौके पर चौका लगाना चाहता था। उसने ऊपर से नीचे तक माया को देखा और कहने लगा, पैसे। माया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मेरा काम कर दो, उसके बाद दे दूंगी। धनंजय उसके सातिर इरादों को समझता था। वह बोला, ना जी ना, पहले पैसे फिर काम, वरना कुछ भी नहीं। माया ने अपने पर्स में से चेकबुक निकाली और एक बड़ी रकम दर्ज करके उसके हाथों में चेक दे दिया। फिर गुस्से में कहने लगी, उसे छोड़ना मत। भले ही वो सबूत मिले या ना मिले, पर वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना। धनंजय ने चेक को अपनी शर्ट की जेब में रखा और कहने लगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर दोनों वहां से सतर्कता से आसपास देखते हुए चले गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी हैं, लेकिन दीवार के पीछे बैठी तनु ने सारी बातें सुन ली थीं। उसके दिमाग में हड़कंप सा मच गया। वह सच्चाई की तह तक जाने को उत्सुक थी। वह अब एक पल भी गंवाना नहीं चाहती थी। कॉफी वहीं छोड़कर वह अपने केबिन में गई और पर्स उठाकर बिना किसी को बताए ऑफिस से निकल गई। उसे बस जल्द से जल्द अपने घर जाना था। वह जल्दी से घर पहुंच गई। घर के दरवाजे को खटखटाते हुए बहुत जोरों से आवाज लगा रही थी, माँ ओ माँ, दरवाजा खोलो। तनु की माँ ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। वह थोड़ा अचंभित होकर कहने लगी, तनु, तू इस वक्त यहाँ कैसे? तू तो ऑफिस गई थी ना। अच्छा, तो तुम भाई बहन में कोई बात छिपा नहीं सकता। मिलन को इतनी क्या जल्दी थी तुझे बताने की, और तू भी मुंह उठाकर घर आ गई। तनु ने माँ को पर्स पकड़ाते हुए कहा, ओहो माँ, क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ भाई घर पर है या नहीं? माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ वो तो घर पर ही है। उसे दूल्हा बनने की जल्दी जो पड़ी है। तनु ने अचंभित होकर पूछा, मतलब? माँ ने हाथ हिलाते हुए कहा, तेरा भाई हाथ मांग आया है कनिका का उसके पापा से, जा उसे बधाई दे आ। तनु को एक के बाद एक शॉकिंग न्यूज मिल रही थी। उसे ऐसा लगा मानो वह इस घर में रहती ही ना हो। एक पल को तो उसे खुशी हुई कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब उसकी भाभी बनने वाली है, लेकिन दूसरे ही पल उसे ये बात याद आई जिसको लेकर वह परेशान थी। ऐसे ही अनेकों उलझने सवालों को मन में लिए वह बस दबे पांव मिलन के कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे के कुछ नजदीक पहुंचकर उसे ये आभास हुआ कि जैसे मिलन किसी से फोन पर बात कर रहा था। आवाज सुन उसके कदम वहीं रुक गए। उसने मिलन की बातों को गौर देकर सुना। वह बोल रहा था, इतने आदमियों की जरूरत नहीं है, वहां कोई गार्ड नहीं है, सो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। वैसे भी तुम ज्यादा लोग होते हो तो मुसीबत बनते हो। उधर से फोन पर कुछ सुनकर मिलन ने कहा, नहीं नहीं, इस बार प्लान में थोड़ी तब्दीली करेंगे। चोरी का माल फराज लेकर मलिक सेठ तक पहुंचेगा। इसी तरह की योजनाओं को बनाते हुए वह व्यस्त था कि अचानक उसके सामने तनु आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर मिलन के शब्द हलक में अटक गए। वह कुछ न बोल सका। अपनी बहन को सामने खड़ा देख उसे लग रहा था जैसे वह पकड़ा जाएगा। वह अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था, लेकिन जल्द ही सामान्य होकर उसने अपनी बहन को देखा। तनु ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए अपने भाई से पूछा, चोरी? कैसी चोरी? मिलन ने अपना मुंह एक तरफ कर दांतों तले जीभ दबा ली और बात बदलते हुए फोन पर कहने लगा, हाँ, तुम वो डोरी लेकर पहुंच जाओ, फिर आगे की बात मैं तुम्हें समझा दूंगा।
चलो बाद में बात करते हैं। इतना कहकर उसने जल्दबाजी में कॉल कट कर दिया और तनु की तरफ मुड़कर कहने लगा, हाँ तू क्या कह रही थी? तनु ने अपनी बात दोहराई। किस चोरी की बातें चल रही हैं? मिलन ने बात घुमाते हुए कहा, चोरी नहीं पगली, डोरी डोरी। तू भी क्या कुछ भी सुनती है? इतना कहकर बात बदलकर वह वहां से रफू चक्कर हो लिया। तनु का शक यकीन में बदल गया। वह जाते हुए अपने भाई को देखकर बुदबुदाई, अगर आप गलत हो भाई तो आपको कोई हक नहीं कनिका की जिंदगी तबाह करने का। इतना कहकर वह अपनी दोस्त के घर की तरफ मुड़ गई। अनिरुद्ध अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। वह पूरी तरह से कनिका का होना चाहता था, सो उसी की यादों में खोया हुआ था। कनिका के बगैर अब उसे एक भी पल जीना गवारा नहीं था। वह उन पलों को याद कर रहा था जब वह करीब आए थे। उसकी सांसों की महक ने अनिरुद्ध को पागल बना दिया था। वह मन ही मन ये सोचे जा रहा था कि काश मैं उस वक्त कनिका को चूम ही लेता। तभी दरवाजे पर काका आए। उन्होंने अनिरुद्ध को आवाज दी, अनी बाबा, पापा बुला रहे हैं। अनिरुद्ध ने काका की बात सुनी और जवाब दिया, हाँ काका आप चलो, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर काका वापस लौटे। अनिरुद्ध जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और पापा के कमरे की तरफ बढ़ चला। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि पापा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं। वह अनिरुद्ध को देखकर बोले, अनी आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराते हुए पापा के पास उनके बेड पर जाकर बैठ गया। अब पापा बोले, मैंने कनिका को अपनी बहू बनाने का फैसला लिया है। परसों मैं और तुम उनके घर चलेंगे और उनके परिवार से मिलेंगे। अनिरुद्ध को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोच रहा था शायद किस्मत उनके साथ है, रास्ते अपने आप दिखाई दे रहे हैं। वह पहले ही इन सब बातों को सोचकर असमंजस में था कि क्या होगा कैसे होगा, पर पापा की बातें सुनकर उसकी सारी परेशानियां हल हो गईं। अब उसे अपने सारे सपने सच होते नजर आ रहे थे। वह खुश होकर बोला, ठीक है पापा। शाम हो चुकी थी। तनु अपनी दोस्त कन्नू से मिलने उसके घर पहुंच गई थी। वह जानती थी कि इस वक्त कन्नू को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। वह सीधे उसके कमरे में पहुंची जहां कनिका एक कुर्सी पर गुमसुम बैठी हुई थी। तनु ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते हुए उसे देखकर कनिका ने कहा, तनु। अपनी दोस्त को देखकर कनिका खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें नम हो गईं। अब तनु ने उसे गले लगाकर बोला, हाँ मैंने सुना है मम्मी से कि मेरा भाई तुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे? कनिका मैं कुछ समझी नहीं। कनिका ने मायूस होकर कहा, कभी कभी जिंदगी हमसे बड़ा घिनौना मजाक करती है तनु। कुछ पल की खुशियां देकर फिर सब छीन ले जाती है। उम्मीदों की इमारतें बनाकर उन्हें धराशायी कर देती है। तनु ने अपनी दोस्त को प्यार से समझाया, ऐसा क्यों कहती है कन्नू, तू प्यार करती है अनिरुद्ध से और ये कोई गलत बात नहीं। कनिका 2 पल सोचकर बोली, यार समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। लोग कहते हैं प्यार के लिए सदियां कम पड़ जाती हैं, पर हमारे प्यार को तो आधा दिन भी नहीं मिला तनु। पता नहीं ये कैसा प्यार है, कैसी परीक्षा है। तनु ने अपनी दोस्त को संभालते हुए कहा, क्या हुआ था, मुझे सब सच सच बता। कनिका ने अपनी बेइज्जती को पूरी बात बताई, जिसको सुनकर तनु भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह अपनी दोस्त को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने कनिका को बाजुओं से मजबूती से पकड़ा और हौसला देते हुए बोली, कनिका तू सिर्फ अनिरुद्ध की है, वो तुझसे सच्चा प्यार करता है, वरना तू ही बता आज के जमाने में कौन किसी को इस तरह दीवानों सा होकर ढूंढेगा। तू केवल अनिरुद्ध के लिए बनी है और तुझे उसी की होना है कनिका। लेकिन पापा ने कहा है कि मिलन परसों मंगनी की रस्म के लिए घर आ जाएगा। तनु बोली, देख कन्नू, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। मुझे नहीं पता कि भाई को तुझसे कैसे प्यार हो गया, पर वह भी तेरा एक अच्छा दोस्त है। तू बात करेगी तो वह जरूर तेरी बात समझेंगे। कनिका की आंखों में उम्मीद की किरण नजर आई। वह बोली, तो फिर बता हम कब बात करें? तनु ने कुछ सोचते हुए कहा, कल चलते हैं। मैं अंकल आंटी से कह दूंगी कि तुझे कुछ खरीदारी करनी है और हम भाई के कैफे में जाकर बात कर लेंगे। बोल क्या कहती है? कनिका सब चीज में राजी थी, सो उसने तनु की बात मान ली और फिर कल मिलने का कहकर तनु वहां से चली गई। कनिका बस सोचती रही। वह अनिरुद्ध को बहुत मिस कर रही थी। वह सोच रही थी कि काश मैं अपनी परिस्थितियों के बारे में किसी तरह से अनिरुद्ध को बता सकूं। अगर मिलन मेरी बातों को नहीं समझ सका और हमारी मंगनी हो गई तो मैं अनिरुद्ध को क्या मुंह दिखाऊंगी? वह फिर से पत्थर दिल बन जाएगा।
उसकी जिंदगी में खुशियां भरने वाली मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाऊंगी। वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। उसे लगेगा कि मैंने उसके साथ बेवफाई की है, लेकिन मैं बेवफा नहीं हूँ अनिरुद्ध। हे भगवान, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। वह इतना सब सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने मैसेज खोलकर देखा तो चौंक गई। उसमें लिखा था, हे बेबी आई मिस यू। कनिका ने उस मैसेज को कोई रिप्लाई नहीं दिया और मोबाइल एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद फिर एक मैसेज आया, इट्स मी अनिरुद्ध। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा वह खुद को रोक नहीं पाई। शायद उसे जरिया मिल गया था अनिरुद्ध से बात करने का। उसने जल्दी से उस नंबर पर कॉल किया। अनिरुद्ध ने एक रिंग में ही कॉल रिसीव किया और बोला, कैसी हो। कनिका आवाज सुनकर समझ गई कि ये अनिरुद्ध ही है। उसने सवाल करते हुए कहा, आपको मेरा नंबर कैसे मिला। अनिरुद्ध, अरे तुम्हें याद नहीं, तुमने कंपनी में अपना बायोडाटा दिया था, उस रोज ही मैंने तुम्हारा नंबर मोबाइल में सेव कर लिया था। कनिका को ये जानकर आश्चर्य हुआ। अब वह थोड़ी गंभीर होकर बोली, अनिरुद्ध मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अनिरुद्ध, मेरे लिए तुमसे जरूरी और कुछ नहीं। कनिका, बोलो क्या बात है। कनिका, फोन पर नहीं बता पाऊंगी, क्या हम कल मिल सकते हैं। अनिरुद्ध, हाँ बिल्कुल, तुम बताओ कहाँ आना है। कनिका ने कुछ सोचते हुए कहा, मिलन कैफे, आप आ जाओगे ना। अनिरुद्ध हंसते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, बस एक बार कहकर देखो। कनिका और ज्यादा बात करती तो रो देती, इस वजह से उसने अनिरुद्ध से अलविदा कहकर कॉल कट कर दिया। उसके ऐसे व्यवहार से अनिरुद्ध समझ गया कि कुछ तो गड़बड़। वह दोनों कल का इंतजार कर रहे थे। सुबह होने को आई थी। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर भोजन की तलाश में उड़ चले थे। उनकी चहचहाहट से कनिका की आंख खुली। वह उस सुहाने दिन को देखकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कर रही थी। वह सोच रही थी, आज कैसे भी कर मिलन को अनिरुद्ध से मिलवाना है। उसे समझाना है कि वह और अनिरुद्ध एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वह मंगनी की रस्म के लिए मना कर दे। कनिका सब अच्छा सोचकर बिस्तर से उठी। अपनी दिनचर्या के कामों को निपटाकर वह अपनी माँ से मिलने किचन में गई। माँ ने कनिका से कहा, कन्नू कल रात को तुमने खाना क्यों नहीं खाया। कन्नू, माँ मुझे भूख नहीं लग रही थी। माँ ने कनिका की तरफ देखा और कहा, अपनी माँ से झूठ नहीं बोलते कन्नू, मुझे पता है तुम मिलन को सिर्फ दोस्त मानती हो, पर कभी कभी सच्चा दोस्त भी अच्छा जीवन साथी साबित होता है कन्नू। कनिका कुछ नहीं बोली। अब माँ ने उसे देखकर बोला, तुम्हारे पापा ने कुछ तो देखा होगा मिलन में, जो उसकी शादी के प्रस्ताव को मना नहीं कर पाए। मिलन अच्छा लड़का है कन्नू, तुझे हमेशा खुश रखेगा। कनिका बस चुप होकर माँ की बातें सुनती जा रही थी। माँ समझ गई कि कनिका धीरे धीरे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर ही लेगी, सो वह भी ज्यादा कुछ नहीं बोली। कनिका किचन से निकलकर वापस अपने कमरे में गई। तब तक तनु घर के बाहर स्कूटी लेकर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, कन्नू ओ कन्नू। कनिका उसकी आवाज सुनी तो लपक कर कमरे से बाहर आई, लेकिन तब तक उसके स्वागत के लिए घर के दरवाजे पर माँ सामने आ चुकी थी। उसे देखकर बोली, क्यों, कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं। तनु ने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, बस कनिका को कल के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। वह मुझसे कल कह रही थी, सो मैं आ गई। माँ मन ही मन खुश हो गई। उन्होंने खुद कनिका को आवाज लगाई और उसे बुलाया। कनिका दौड़ते हुए आई और अपनी माँ से कहा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी माँ, अगर पापा पूछे तो आप बता देना। माँ ने राजी खुशी दोनों को जाने की परमिशन दे दी और खुद किचन की तरफ चली गईं। फिर दोनों स्कूटी पर बैठकर मिलन के कैफे की तरफ चल पड़ीं। रास्ते में कनिका ने अनिरुद्ध को कॉल करके उसे भी मिलन कैफे में जल्द से जल्द पहुंचने का न्योता दे दिया। तनु ने उसकी बातें सुनकर उससे पूछा, कन्नू आखिर तू क्या करना चाहती है। कनिका ने कहा, मैं सारी प्रॉब्लम से निपटाना चाहती हूँ, किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहती, और इसीलिए मैंने अनिरुद्ध को भी बुला लिया है। तनु, क्या इससे काम बनेगा। मेरा मतलब है कि क्या इससे भाई मंगनी के लिए मना कर देंगे। कन्नू, कोशिश तो यही है, बाकी सब भगवान की मर्जी, अब तो बस उन्हीं का सहारा है। इतना कहकर तनु चुप होकर स्कूटी चलाने लगी। जल्दी ही वह दोनों कैफे पहुंच गई थीं। उन्होंने देखा मिलन कैफे के बाहर खड़े होकर एक नए बोर्ड का डिजाइन दे रहा था और उसे समझाते हुए किसी शख्स से बात कर रहा था। मिलन की नजर जब उन पर पड़ी तो वह बिल्कुल चौंक गया।
अब तनु ने कन्नू को उसके पास उतार दिया और कैफे के एक तरफ साइड में अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। फिर दोनों एक साथ मिलन के पास पहुंची। अब कनिका ने कहा, कैसे हो मिलन? मिलन, मैं ठीक हूँ, पर तुम दोनों इस वक्त यहाँ? तनु, वो भाई कन्नू को आपसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। मिलन, अच्छा कोई खास बात है क्या कनिका? अब कन्नू और तनु एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। फिर तनु ने कहा, आप दोनों बात करो, मैं कैफे के अंदर जाकर सब कुछ संभालती हूँ। इतना कहकर वह वहां से बेवजह की बातें बनाकर चली गई। अब मिलन और कनिका ही वहां अकेले खड़े थे। अब मिलन ने कहा, क्या हुआ कनिका, क्या बात है? कनिका को बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी, फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मिलन, तुम इस मंगनी से इनकार कर दो। मिलन, पर क्यों? मैं नहीं कर सकता कनिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कनिका को सुनकर अजीब लगा, वह चुप सी हो गई। उसे ऐसे चुप देखकर मिलन बोला, बचपन से ही करता आ रहा हूँ, पर बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे नहीं पता कनिका कि मुझे कैसे प्यार हो गया, पर इस दुनिया में मुझे सिर्फ तुम्हें ही खुश रखना है। एक पत्नी के रूप में मैंने केवल तुम्हें ही इमेजिन किया है, इसीलिए ही तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगा। कनिका ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, पर मिलन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस वाक्य ने मिलन के हृदय को झकझोर दिया। उसे अपने सपने, अपना दिल, सब कुछ टूटता सा नजर आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और एक दोस्त होने के नाते दोस्ती का फर्ज निभाते हुए कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ कनिका। मुझे बताओ, कौन है वो खुशनसीब जिससे तुम्हें प्यार हुआ? कनिका ने उसे नाम बताना चाहा, तभी सामने सड़क के दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने कार रोकी और फूलों का एक बुके लेकर कार से उतरा। अनिरुद्ध ने कैफे के सामने देखा, जहां कनिका और मिलन खड़े होकर बातें कर रहे थे। नजर पड़ते ही कनिका ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और उसे हाय कहा। मिलन ने अपना चेहरा घुमाकर अनिरुद्ध को देखा। उसे सब समझ आ गया। अपने गम को छुपाते हुए वह बस कनिका की खुशी में खुश होने की कोशिश कर रहा था। तभी सामने से भयंकर आवाज करती हुई एक लॉरी वहां से गुजरी, जो अनियंत्रित होकर मिलन कनिका को टक्कर मारते हुए निकल गई। अनिरुद्ध ये दृश्य अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, कनिका! उस पलक झपकते हुए हादसे ने अनिरुद्ध का सब कुछ जैसे छीन लिया था। आसपास खड़े लोगों की भीड़ ने घेराबंदी कर ली थी। कैफे के अंदर बैठे सारे कस्टमर्स बाहर आकर हादसे की तफ्तीश करने में मशगूल थे। तनु ने भी इतनी जोरदार आवाजें सुनकर बाहर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तब तक लॉरी टक्कर मारकर निकल चुकी थी। बस अब जमीन पर अधमरे पड़े हुए कनिका और मिलन अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। धनंजय ऑफिस में अपने केबिन में बैठा किसी के फोन का इंतजार कर रहा था। तभी उसका फोन घनघनाया। उसने दूसरी ही रिंग में कॉल रिसीव किया और लपकते हुए सामने वाले से सवाल किया, काम हो गया क्या या नहीं? उस तरफ से जवाब आया, हाँ काम तो हो गया है, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। धनंजय ने चौंकते हुए पूछा, कैसी गड़बड़? उधर से जवाब आया, उस लड़के के साथ बिल्कुल बगल में एक लड़की खड़ी थी, वह भी हादसे का शिकार हो गई। धनंजय के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने चिल्लाते हुए उसे जोर से डांटा, ये क्या किया बेवकूफ? क्या वह दोनों जिंदा हैं? व्यक्ति ने कहा, हाँ उनकी सांसें चल रही थीं। धनंजय ने फोन बिना कहे काटा और सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह अपना सारा सामान उठाकर ऑफिस से गायब हो गया। लोगों की भीड़ को चीरते हुए अनिरुद्ध सहमा हुआ सा पास आया। वह खून से सनी हुई कनिका को गोद में उठाकर कार की तरफ भागा। अब तनु ने कुछ अन्य लोगों की सहायता से मिलन को भी कार की सीट पर सवार किया। अनिरुद्ध ने कनिका को अपने साथ आगे वाली सीट पर बिठाया था। वह बार बार कनिका के गालों को थपकी देकर बोल रहा था, कनिका उठो, प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। अनिरुद्ध कनिका की हालत देखकर ड्राइव करने की स्थिति में नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, वह डर रहा था। अब तनु ने उस पर झिड़कते हुए कहा, अनिरुद्ध प्लीज आप गाड़ी चलाओ, हमारे पास समय नहीं है। अनिरुद्ध ने तनु की बात सुनी तो जल्दी ही गाड़ी में गियर डालकर उसे सड़क पर दौड़ाने लगा। तनु कार के पीछे वाली सीट पर अपने भाई को संभाल रही थी। अनिरुद्ध कुछ मिनट में डॉक्टर देवेंद्र के हॉस्पिटल पहुंच गया। वह हॉस्पिटल के अंदर जाकर चिल्लाया, प्लीज हेल्प अस, इट्स इमरजेंसी। इतना सुनकर वहां खड़े नर्सेज ने कार खोली, फिर स्ट्रेचर लाकर उस पर मिलन और कनिका को लेटाया।
और बेधड़क इमरजेंसी रूम की तरफ दौड़ पड़े। तनु हड़बड़ी दिखाती हुई उनके साथ भागी। वह उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जल्दी ही वह इमरजेंसी रूम पहुंच गए। उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर को दिखाया। उसने बोला, ये तो एक्सीडेंटल केस है, पहले पुलिस को सूचना देनी होगी, बाद में इलाज होगा। डॉक्टर का इतना बोलना ही था कि अनिरुद्ध ने उसकी कॉलर पकड़ ली और बोला, मेरी कनिका को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ हुआ तो इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। जल्दी ट्रीटमेंट कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अनिरुद्ध बहुत गुस्से में था। उसकी आवाज सुनकर सभी डॉक्टर्स इकट्ठे हुए। उनमें से एक डॉक्टर देवेंद्र भी थे। उन्होंने पहली बार अनिरुद्ध को इतने गुस्से में देखा था। उन्होंने उस ड्यूटी डॉक्टर से कहा, आप पेशेंट को देखिए, पुलिस को हम संभाल लेंगे। दोनों को जल्दी ही ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। अब अनिरुद्ध पास खड़ी तनु को देखा, जैसे वह चाह रहा था कि तनु कनिका की फैमिली को इन्फॉर्म कर दे। तनु ने अपने मोबाइल से कनिका के घर और अपने घर फोन किया और एक्सीडेंट वाली बात बताई। पूरा परिवार दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच गया। अनिरुद्ध बस एक तरफ सेंटी होकर बैठा था। पुलिस आ चुकी थी। उन्होंने पुकारा, हादसे के चश्मदीद गवाह कौन कौन हैं? अनिरुद्ध और तनु आगे आकर खड़े हो गए। तनु कुछ बोल पाती उससे पहले ही अनिरुद्ध ने इंस्पेक्टर से कहा, आप कुछ भी कीजिए पर उस लॉरी वाले ड्राइवर को पकड़िए। मैं नहीं जानता कि वह लॉरी अचानक वहां कैसे आ गई। इंस्पेक्टर बोला, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर अनिरुद्ध, लॉरी को पकड़ लिया गया है। बस आप हमें ये बताइए कि क्या इन दोनों की किसी से दुश्मनी थी, कि आपको किसी पर शक है? अनिरुद्ध ने कुछ याद करते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। उनकी बातों को बीच में ही टोकते हुए तनु ने सबके सामने बोला, एक मिनट इंस्पेक्टर, मुझे शक है। अनिरुद्ध आश्चर्य से तनु को देखकर बोला, क्या कहना चाहती हो तुम? तनु ने कहा, मुझे शक नहीं, पक्का यकीन है कि मेरे भाई पर किसी ने हमला करवाया था, जिसकी चपेट में कनिका भी आ गई। अब इंस्पेक्टर से पहले ही अनिरुद्ध तनु की ओर गुस्से में देखते हुए बोला, कौन है वो, मुझे बताओ, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तनु ने दो टूक जवाब दिया, धनंजय और माया मैडम। अनिरुद्ध ने जब ये सुना तो वह बहुत चक्का सा हो गया। वह सोचने लगा, आखिर माया मिलन को क्यों मारना चाहेगी? भला मिलन से उसका क्या लेना देना? पूरा परिवार तनु की बातें सुनकर अचंभित था। कनिका की माँ अपने पति देवराज से लिपटकर रो रही थी। वह कहे जा रही थी, कल उसकी मंगनी होने वाली थी और आज ही उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। अनिरुद्ध उनकी बातें सुन पा रहा था। वह समझने की कोशिश में लगा हुआ था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अनिरुद्ध खुद अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी वह कनिका और मिलन के परिवार को ढांढस और हिम्मत दे रहा था। लगभग शाम होने को आई थी। अनिरुद्ध ने अपने घर फोन कर अपने पापा को भी कनिका के एक्सीडेंट के बारे में बताया। पापा से भी रहा नहीं गया। वह तुरंत सोमा काका को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अब मिलन को होश आ चुका था, लेकिन कनिका अभी भी बेहोशी थी। मिलन को ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी। कुछ गहरे घावों के अलावा उसे 2-3 जगह फ्रैक्चर आए थे, लेकिन कनिका उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर के अनुसार उसका होश में आना बहुत जरूरी था, वरना हालात और खराब हो सकते थे। वैसे तो परेशान हर कोई था, पर अनिरुद्ध ये सब फेस नहीं कर पा रहा था। उसे कनिका को लेकर बहुत एंजाइटी फील हो रहा था। एक बेचैनी सी थी, एक तड़प सी थी उसकी आंखों में, जैसे वो बेबस हो गया है। कनिका को वह कभी इस हालत में भी देखेगा, वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसकी हालत कनिका के पापा और मम्मी समझ रहे थे, लेकिन वह आश्चर्यचकित थे कि अनिरुद्ध उनकी बच्ची की तकलीफ को लेकर कितना अपसेट था। शायद देवराज अनिरुद्ध का प्यार देख मंगनी की बात पर एक बार फिर सोचने को तैयार थे। उनकी बेटी के लिए क्या सही है, वह किसके साथ बेहतर जिंदगी गुजार सकती है, ये उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद मिलन को होश आ गया था। मिलन के होश में आने के बाद सबसे पहले तनु उससे मिलने पहुंची। पलंग पर पड़े कराहते हुए मिलन ने तनु से पूछा, कनिका कैसी है? तनु ने कहा, भाई उसकी इस हालत के जिम्मेदार केवल आप हो। मिलन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, शायद तू सच कह रही है। तनु, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो, और माया मैडम आपको क्यों मारना चाहती है? मिलन को समझ आ गया था कि शायद तनु को सारी बात बताने का समय आ गया है। उसने तनु से बोला, कुछ 5 महीने पहले जब मुझ पर अमीर आदमी बनने का जुनून चढ़ा हुआ था,
तब मुझे एक गलती हो गई थी तनु, मैंने गुनाहों का रास्ता पकड़ लिया था। उसी बीच मेरी मुलाकात माया से हुई, जिसने मुझे 2 लोगों को जान से मारने की सुपारी दी थी। पहले तो मैंने इस काम के लिए साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझे पैसों का लालच दिया और हम ये काम करने को तैयार हो गए। जिनको हमें जान से मारना था, वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध और उसके पापा थे। तनु सुनकर चौंक गई। मिलन उसे देखकर फिर से बोलता गया, उस दिन जब हमने मिलकर इस हादसे को अंजाम दिया और माया से किया वादा निभाने को आगे बढ़े, तो न जाने कहां से कनिका वहां पहुंच गई थी। उसे देखकर हम सब ने उन्हें वहीं अधमरा छोड़ दिया और अपनी पहचान छुपाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। फिर कुछ देर बाद जब कनिका वहां एम्बुलेंस बुला चुकी थी, तो मैं भी वहां पहुंच गया और उसको हॉस्पिटल तक जाने से रोकता रहा। मैंने उसे डराया, ये कहकर कि अगर पुलिस ने तुम्हें शक बिना पर हिरासत में ले लिया तो क्या करोगी। मेरी बातों से सहमत कनिका उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर मेरे साथ वापस घर को आ गई। तनु ने कहा, आखिर क्यों आपने ऐसा रास्ता चुना। मिलन, कनिका की वजह से। मैं सोचता था कि जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे तो मैं ये सब छोड़ दूंगा और कनिका से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताऊंगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है। पता नहीं मैं अनिरुद्ध से कैसे नजर मिला पाऊंगा। मैं गुनहगार हूँ तनु, शायद इस वजह से ही कनिका मेरे नसीब में नहीं। तनु क्या कहती। वह अपने भाई की नम आंखों को देखकर बोली, भाई किस्मत ने भी क्या खूब खेल दिखाए हैं। जिस हादसे को अंजाम देकर आप कनिका को पाना चाहते थे, उस हादसे ने ही कनिका और अनिरुद्ध को मिलवाया है। मिलन, लेकिन थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आती ही होगी। तनु, तो क्या हुआ भाई, आपने प्रायश्चित कर लिया है और वही आपको मजबूत बनाता है। मिलन ने अफसोस जताते हुए कहा, शायद तुम सही कहती हो। इंस्पेक्टर ने जानकारियां हासिल कर माया और धनंजय को पकड़ने के लिए वारंट जारी किया। सबसे पहले पुलिस ने उस ड्राइवर को पकड़ा जो लॉरी चला रहा था। जब उसमें पुलिस के डंडे पड़े तो उसने सबसे पहले धनंजय का नाम ले लिया, जिसके बाद पुलिस की शक की सुई यकीन में बदल गई। खुद की जान बचाकर शहर से भागते हुए धनंजय को पुलिस ने बस स्टैंड से धर दबोचा। अब पुलिस ने धनंजय को रिमांड पर लिया। उसके घर की तलाशी ली गई, जहां से पुलिस को वह चेक बरामद हुआ जो माया ने उसे दिया था। अब पुलिस अनिरुद्ध और उसके पापा पर हुए हमले की फाइल को वापस ओपन किया। सारे गड़े मुर्दे उखाड़कर पुलिस ने साजिश की कड़ी से कड़ी जोड़ी। सभी चेहरे सामने आ गए। माया को भी धर दबोचा गया। पूरी रात अनिरुद्ध ने पलके तक नहीं झपकाई। वह बस भगवान से कनिका के ठीक होने की प्रार्थना करता रहा। बस खुद को कोसता रहा, सोचता रहा कि भगवान क्या चाहते हैं। पापा उसी के पास बैठे थे। वह अनिरुद्ध की परेशानी समझ रहे थे। अनिरुद्ध किसी से बात करने की स्थिति में नहीं था। फिर भी पापा ने उसके हाथों को प्यार से पकड़कर उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा अनी। अनिरुद्ध अपने अंदर चल रहे द्वंद्व से जूझते हुए बोला, क्यों मुझे ऐसा लगता है पापा कि जब भी मैं कनिका के हाथों की तरफ अपने हाथ बढ़ाता हूँ, भगवान उसे मुझसे दूर ले जाता है, जबकि वह मेरे दिल के हालातों को अच्छे से जानता है कि कनिका मेरे लिए मेरी सांसों से भी बढ़कर है। मैं उसके बिना नहीं जीना चाहता, लेकिन क्यों ऐसा होता है पापा। क्या गलती है मेरी। आपने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी पापा। बचपन से लेकर आज तक मेरी हर ख्वाहिशें आपने पूरी की हैं। इतने ऐशो आराम की जिंदगी होने के बाद भी मुझे लगता है जैसे मैं भिखारी ही हूँ। मेरे पास मेरा प्यार नहीं है, वो प्यार जिसके सामने ये दौलत और शोहरत कोई मायने नहीं रखती। मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चला जाऊं, पर कनिका को कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो फिर क्यों ये हो रहा है मेरे साथ। पापा ने कहा, तुम्हारा प्यार जांचने के लिए भगवान ये देखना चाहते हैं और इसीलिए ही वह समय समय पर तुम्हारी प्रेम परीक्षा लेते रहते हैं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम उनके हर मापदंड पर खरे उतरोगे। अगर झूठा है तो इस प्यार से बिफर कर तुम कनिका को अकेले छोड़कर चले जाओगे। ईश्वर तुम दोनों की परीक्षा ले रहे हैं अनी। इतना सुनकर अनिरुद्ध की आंखें भीग चुकी थीं। उसने पापा को गले लगाकर बोला, मैं कनिका से बहुत प्यार करता हूँ पापा, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा ने मुस्कुराकर अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, मैं जानता हूँ। तभी एक नर्स ने आकर बाहर बैठे सभी लोगों से कहा, पेशेंट को होश आ चुका है, आप सभी एक एक करके मिल सकते हैं। सभी ने भगवान को धन्यवाद किया और पहले पहल कनिका के माता पिता और उसका भाई उससे मिलने गए।
अपनी फूल सी बच्ची की ऐसी हालत देखकर राधा और देवराज का हृदय चीत्कार उठा। राधा ने कनिका को देखकर बोला, ना जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। तू बस घर तो चल, मैं सबसे पहले तेरी नजर ही उतारूंगी। देवराज बोले, सच कहती हो राधा, हम सभी को डर लग रहा था जैसे हम कहीं तुझे खो ना दें। कनिका ने हौले से कहा, पापा मुझे माफ कर देना, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। देवराज ने कनिका का हाथ पकड़कर बोला, कोई बात नहीं बेटा, मुझे मेरी बच्ची पर पूरा विश्वास था कि वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। बाहर अनिरुद्ध और उसके पापा तुझसे मिलना चाहते हैं, कहे तो हम उन्हें अंदर भेज देंगे। कनिका ने पापा के हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर बोला, पापा मुझे आपसे एक बात कहनी है, मैं मिलन से मंगनी नहीं करना चाहती। पापा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कि तू अनिरुद्ध से प्यार करती है। कनिका ने आश्चर्यचकित होकर पापा और मम्मी को देखा, फिर बोली, आपको कैसे पता चला? माँ, अरे पगली, सब तुम दोनों की आंखों से बयां होता है। देख, तुझे तकलीफ में देखकर अनिरुद्ध ने पल भर भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। वो तुझे खोने से डरता है। हम तुम्हारे प्यार को शायद समझने में चूक कर बैठे। हम अपनी गलती सुधारेंगे कनिका। दीप बोला, दीदी आप हमेशा खुश रहो। पापा मम्मी का फैसला एकदम सही है और मैं भी इससे सहमत हूँ। कनिका की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसको रोता देख पापा ने कहा, चलो अब अनिरुद्ध और उसके पापा को भेजते हैं। इतना कहकर वह बाहर आए और पापा ने अनिरुद्ध के पास जाकर कहा, जाओ बेटा, कनिका तुम्हें बुला रही है। अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे उसकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी हो। उसने मुस्कुराते हुए अपने पापा को देखा और बोला, चलिए पापा। सोमेश ने देवराज से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब हम भी अपनी बहू से मिलाते हैं, क्यों देवराज जी? देवराज तनिक मुस्कुराए और फिर सोमा काका, अनिरुद्ध और पापा तीनों मिलने कनिका के पास गए। कनिका के सिर पर बंधी पट्टी देखकर अनिरुद्ध ने रुंधे गले से बोला, दर्द हो रहा है क्या? कनिका ने कहा, नहीं ज्यादा नहीं, अब सब ठीक है। पापा, मुझे भाई तो पहले से पता था कि मेरी बहू को कुछ नहीं होगा। सोमा काका इस बात पर मुस्कुराए और बोले, बिटिया जल्दी से ठीक हो जाओ, जायसवाल निवास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अनिरुद्ध और पापा हंस पड़े। कनिका भी हौले से मुस्कुराई। अब उसने अनिरुद्ध से पूछा, मिलन कैसा है? अनिरुद्ध ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ही होगा, मैं देखने नहीं गया। उसकी बहन और उसकी माँ बैठी है बगल के रूम में। कनिका ने पूछा, आप क्यों नहीं गए? अनिरुद्ध, बस ऐसे ही नहीं गया। मैंने सुना तुम्हारी मंगनी होने वाली थी मिलन से। तुमने मुझे ये बात फोन पर क्यों नहीं बताई कनिका? कनिका, मैंने ही बात डिस्कस करने के लिए आपको वहां बुलाया था, पर उससे पहले ही ये सब हो गया। अनिरुद्ध कनिका की मजबूरी समझ गया। वह और भी बहुत सी बातें करना चाहता था, पर पापा ने उसे रोकते हुए कहा, अनी, अभी कनिका को आराम की जरूरत है। वह जल्दी से ठीक हो जाए तो बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। अनिरुद्ध पापा की बातों को मानकर वहां से उठकर बाहर चला गया। पापा और काका ने भी कनिका को टेक केयर कहा और बाहर आ गए। वह जैसे ही बाहर आए, उसे वही इंस्पेक्टर फिर से दिखाई दिया जो कनिका के पिता देवराज से पूछताछ कर रहा था। अनिरुद्ध ने जब उसे देखा तो पास आकर बोला, क्या बात है इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर अब अनिरुद्ध से कहने लगा, हमें मिलन को अरेस्ट करना है मिस्टर अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने चौंक कर पूछा, लेकिन क्यों? अब इंस्पेक्टर बोला, आपको याद ही होगा 5 महीने पहले आप पर एक प्राणघाती हमला हुआ था। अनिरुद्ध, हाँ मैं भला कैसे भूल सकता हूँ इंस्पेक्टर, वह हमलावर कोई और नहीं था, मिलन था। वहां खड़ा हर इंसान ताज्जुब करने लगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अनिरुद्ध ने बात संभालते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी इंस्पेक्टर, वह आखिर ऐसा क्यों करेगा? अब इंस्पेक्टर ने कहा, आप माया को जानते ही होंगे, उसी ने ये सारी साजिश रची थी। वह आपको मारकर आपके पिता को अपंग बनाकर कंपनी हत्याना चाहती थी, जिसके लिए उसने मिलन को आप दोनों की हत्या करवाने के लिए पैसे देने का वादा किया था। सारे पत्ते खुल चुके थे। देवराज मन ही मन सोच रहे थे, आखिर मुझे भगवान ने एक बड़ी गलती करने से बचा लिया। मैं अपनी बच्ची को एक अपराधी के हाथों में कैसे सौंप सकता हूँ? अब अनिरुद्ध ने कहा, मिलन अभी इस हालत में नहीं है कि आप उसे अरेस्ट कर सकें, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आप उससे उधर जाकर मिल सकते हैं। इतना कहकर अनिरुद्ध ने इंस्पेक्टर को मिलन का रूम दिखाया। वह धन्यवाद करता हुआ वहां से चला गया। सोमेश ने अपने बेटे के कंधे को पकड़कर कहा, अनी कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, यही सोचो। पापा की तसल्ली को अनिरुद्ध ने दिल से लगाया, लेकिन वह मिलन से अभी भी खफा था।
अब सोमेश ने देवराज से कहा, देखिए देवराज जी, आपकी बच्ची हमें बहुत पसंद है। हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मेरा बेटा अनिरुद्ध भी कनिका को बहुत चाहता है कि आपको हमारा प्रस्ताव स्वीकार है। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बाप अपनी बच्ची की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहता। मुझे आपका प्रस्ताव सहज स्वीकार है। दोनों एक दूसरे के गले मिले। समय अपनी रफ्तार से चलने लगा। लगभग एक हफ्ते के बाद कनिका को उसके पापा मम्मी घर ले गए और मिलन को पुलिस जेल लेकर गई, जहां सुनवाई के बाद ही उसकी जमानत हो पाएगी। घर आते ही दूसरे दिन अनिरुद्ध अपने पिता के साथ कनिका के घर आ धमका और दोनों की शादी तय हो गई। शादी का पूरा खर्च अनिरुद्ध ने उठाया और न किसी प्रकार का दहेज लिया। इतना सुंदर और सुशील दामाद पाकर राधा और देवराज फूले नहीं समा रहे थे। जल्द ही शादी का दिन भी आ गया। अनिरुद्ध ने पहली बार कनिका को अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो जैसे सुध-बुध ही खो बैठा। वह बिल्कुल किसी रानी की तरह लग रही थी और वह सच में रानी थी, अनिरुद्ध के दिल की रानी। दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे। उनकी जोड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी। हर कोई कह रहा था, कनिका के भाग्य खुल गए, जो इतना सुंदर और पैसे वाला पति मिला है। बरमाला होने के बाद जब अनिरुद्ध उसके पास बैठा तो कनिका ने कहा, सब मुझे तोहफे दे रहे हैं, आप नहीं दोगे? अनिरुद्ध अपनी कनिका के थोड़ा और करीब आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम खुद एक तोहफा हो मेरे लिए। वैसे मैंने कुछ सोचा तो था तोहफे के बारे में, पर पता नहीं अभी तक वो आया क्यों नहीं। कनिका ने पूछा, मतलब किसका इंतजार है आपको? अब अनिरुद्ध स्वागत द्वार की तरफ देखकर बोला, है किसी का इंतजार, और देखो वो आ गया। कनिका ने नजर उठाकर देखा तो सामने मिलन खड़ा था। उसके पास ही तनु भी खड़ी थी। अनिरुद्ध उठकर गया और उन्हें स्टेज पर ले आया। मिलन ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ अनिरुद्ध, और तुम्हें धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। कनिका ने ये दृश्य देखकर कहा, ये सब क्या चल रहा है, मुझे कोई बताएगा? अब मिलन के पास खड़ी तनु ने कहा, अनिरुद्ध ने कोर्ट में मिलन की तरफदारी करके उस पर लगे इल्जामों को खारिज करवाया है। मिलन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कनिका, सच में तुमने एक सही इंसान से प्यार किया है। मुझे अपनी दोस्त पर नाज है। ये सुनकर कनिका बस अनिरुद्ध को देखे जा रही थी। उसको ऐसे देखकर अनिरुद्ध बोला, तुम यही चाहती थी ना कनिका, कि मैं मिलन को माफ कर दूं, तो मैंने कर दिया। आखिर वजह कोई भी रही हो, पर तुम्हारी तरफ आने के सफर में मिलन ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। सोचो अगर वो हादसा हुआ ही ना होता तो आज हम एक दूसरे के कैसे बन पाते। कनिका की आंखों से दो बूंद आंसू गिर पड़े। अनिरुद्ध ने उन आंसुओं को देखकर बोला, लगता है तोहफा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपनी दुल्हन को गले से लगाया और इस तरह उनके हाथ एक दूसरे के हाथों से मिलकर एक नए सफर की तलाश में निकल पड़े। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत